नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। बांदा में माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की खबर के बाद से ही पूरे इलाके में या यूं कहें उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट पर पुलिस व्यवस्था इस वक्त नजर आती है। माफिया मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। मुख्तार के पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी भी होगा। तो वहीं पोस्टमार्टम के वक्त विसरा को सुरक्षित रखा जाएगा। जो रिपोर्ट आएगी, परिवार को नहीं दिया जाएगा मुख्तार का शव। पोस्टमार्टम के बाद परिवार को नहीं मिलेगा शव। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्तार के शव को कब्रिस्तान ले जाएगी पुलिस। पुलिस अभिरक्षा यानी पुलिस की सुरक्षा के बीच मुख्तार का सुपुर्द खाक का आज होना है। यानी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि शव को पुलिस परिवार को नहीं सौंपेगी बल्कि सुपुर्द खाक के लिए लेकर जाएगी। बांदा में माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से ही पूरे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बांदा, मऊ और गाजीपुर में हाई अलर्ट रखा गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट और इन इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। पोस्टमार्टम के वक्त विसरा की रिपोर्ट जो है वो सुरक्षित रखी जाएगी। परिवार को शव नहीं दिया जाएगा, जो अभी जानकारी फौरी तौर पर निकलकर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर, बांदा में माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है। 9 डॉक्टर इलाज करते हैं और उसके बाद भी माफिया मुख्तार अंसारी को बचाया नहीं जा सकता। 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज मुख्तार अंसारी पर। 2005 से ही जेल में बंद थे। बीते रोज ये उस वक्त की तस्वीर है जब उन्हें बांदा जेल से वहां रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा में लेकर जाया जा रहा था। और आज ये सुबह की तस्वीरें हैं जो आपको टीवी 27 न्यूज तो ये सुबह की तस्वीरें हैं, ये रात की तस्वीरें हैं और इससे पहले हम सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की बीते रोज मौत हो जाती है और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लोग जो हैं वो भी नजर आ रहे हैं और ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे राज्य में आज सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो वहीं मऊ, गाजीपुर में धारा 144 लागू की गई है। बांदा में भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम आज किए गए हैं। मौके पर मुख्तार अंसारी मौत मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी की मौत की मजिस्ट्रेट 3 सदस्यीय टीम मुख्तार मामले की जांच करेगी। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, यानी मजिस्ट्रेट की जांच के बात अब सामने आ रही है, जिसमें 3 सदस्यीय टीम मुख्तार अंसारी की मौत के मामले की जांच करती नजर आएगी। तो साफ तौर पर जेल में हार्ट अटैक हुआ, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया और उस वक्त तक मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है। जिसके बाद लगातार जो खबर निकलकर सामने आ रही है मुख्तार अंसारी से लेकर कि आज उसे सुपुर्द खाक किया जा सकता है। यह मुख्तार अंसारी के पार्थिव शरीर का कुछ ही देर बाद पोस्टमार्टम होने जा रहा है। पंचायतनामा पर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उसके बेटे उमर अंसारी को यहाँ पर उसका कर दिया जाएगा और उसको लेकर यहाँ पर देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के कितने कड़े इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ पर PSS बी के जवान भी तैनात किए गए हैं, RPF के जवान भी लगाए गए हैं और भारी सुरक्षा फोर्स भी लगाई गई है और कई CO और कई थानों की फोर्स लगाई गई है। जिस तरीके से बात की जाए तो मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम को लेकर 3 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया है और इन पैनलों के साथ वीडियोग्राफी की जाएगी। वीडियो कैमरे की निगरानी में पूरा पंचायतनामा की पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी भी उस पंचायत पैनल के बीच में मौजूद रहेंगे। उनकी निगरानी में ये सारे पूरा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। बांदा से टीवी 27। मुख्तार अंसारी मौत मामले को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी की मौत की होगी मजिस्ट्रेट जांच। 3 सदस्यीय टीम मुख्तार मामले की जांच करेगी। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है
3 सदस्यीय टीम मुख्तार अंसारी के मौत के मामले की जांच करेगी, क्योंकि परिवार, बेटा और लगातार ये कहता नजर आ रहा है कि मुख्तार अंसारी को धीमा जहर दिया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। लगातार जेल प्रशासन पर ये आरोप लगते रहे और इसी के साथ कोर्ट में वकील ने भी मुख्तार के इस बात का जिक्र किया था कि मुख्तार अंसारी को जान का खतरा है, जिसके ठीक 3 से 4 दिन बाद मुख्तार अंसारी की तबीयत एक बार खराब होती है, आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया जाता है। 2-3 दिन के भीतर जब तबीयत ठीक होती है तो उन्हें वापस डिस्चार्ज करके जेल रेफर कर दिया, वापस भेज दिया जाता है। तो इन सब के बीच अब दोबारा कल अचानक से जेल में ही बेहोश हो जाते हैं। बेहोशी के बाद अस्पताल लेकर जाया जाता है और जहां उनकी मौत की पुष्टि हो जाती है। तो वहीं मुख्तार अंसारी की मौत के मामले पर एक के बाद एक ट्वीट सामने आ रहे हैं, जहां पर मायावती का भी पोस्ट सामने आ गया है। मुख्यमंत्री मुख्तार की मौत की जांच होनी चाहिए, मायावती ये कह रही हैं अपने पोस्ट में। मुख्तार के परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं, मुख्तार की मौत की हाई लेवल जांच होनी चाहिए, साफ तौर पर यह इशारा करते हुए। और ये उनका ट्विटर हैंडल पर, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसको पूर्व में ट्विटर कहा जाता था, उस पर मायावती सुप्रीमो बसपा की, उनका ट्वीट आप देख पा रहे हैं। मुख्तार के परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त करिए, जांच से मुख्तार की मौत के तथ्य सामने आ सके, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा जो लगातार आशंकाएं व गंभीर आरोप लगाए गए, उनकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी है ताकि उनकी मौत के सही तथ्य सामने आ सके। ऐसे में उनके परिवार का दुखी होना स्वाभाविक है, कुदरत उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। मायावती बसपा सुप्रीमो है जिनका ये ट्वीट सामने आ रहा है और साफ तौर पर इस पूरे मामले पर एक एक करके पार्टी के अलग अलग विपक्ष के नेता, जेल प्रशासन और साथ ही शासन, दोनों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। परिवार का भी यही कहना है। और इन सब के बीच मुख्तार अंसारी को जिस गाजीपुर के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, सुपुर्द खाक किया जाएगा, वो उनके घर से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है। अब से पहले जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे वो मुख्तार अंसारी के घर की तस्वीरें थी, जहां भीड़ और रिश्तेदारों का आने का सिलसिला बादस्तूर जारी हुआ था। और अब इसी पर मायावती का भी ट्वीट सामने आ गया है। राजनीति अपनी जगह शुरू है, एक एक करके राजनेताओं के ट्वीट्स आ रहे हैं जो मुख्तार अंसारी की मौत मामले पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में दफन यानी सुपुर्द खाक किया जाएगा और इसकी तैयारी भी वहां तेजी से चल रही है। साफ सफाई का काम भी लगातार चल रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस कब्रिस्तान में, गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान है, जहां की साफ सफाई की जा रही है। प्रशासन ने इस पूरे इलाके को अपने एक तरीके से कहें कि आगोश में ले लिया है, पूरी तरीके से इसको अंडर कवर कर लिया है जिससे कि कोई आ ना सके। साफ सफाई का काम चल रहा है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आज यहां सुपुर्द खाक किया जाएगा। जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मुख्तार के घर से जो ये कब्रिस्तान है उसकी दूरी तकरीबन 400 मीटर की बताई जा रही है। इसी कब्रिस्तान में मुख्तार को सुपुर्द खाक किया जाना है, जहां की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। समर्थकों का जुटने का सिलसिला, परिवार का, समर्थकों का और परिजनों के साथ साथ रिश्तेदारों का गाजीपुर पर उनके घर के आसपास जुट रहा है। और ये कब्रिस्तान की तस्वीरें हैं जहां सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है और कहा यह जा रहा है कि परिवार को जब शव नहीं दिया जाएगा, सीधा यहां सुपुर्द खाक के लिए भेजा जाएगा। पोस्टमार्टम हाउस के अंदर बांदा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसीपी सहित सीनियर अधिकारी मौजूद हैं जहां पोस्टमार्टम चल रहा है। मुख्तार का बेटा उमर अंसारी भी पोस्टमार्टम हाउस के अंदर ही है। जो जानकारी निकल कर आ रही है, बताया तो ये भी जा रहा है कि अभी मुख्तार के शव का पंचनामा किया जा रहा है, इसके बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा।
मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक मणि त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अभिषेक, जो आज तस्वीरें आई, इन सब में राजनीतिक ट्वीट जो हैं वो कहीं ना कहीं सरगर्मी बढ़ा रहे हैं। वो ये आरोप कहीं ना कहीं लगा रहे हैं कि शासन और जेल प्रशासन दोनों की मिलीभगत रही, जिसकी वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई। बिल्कुल देखिए अंकित, बताना चाहेंगे आपसे, कल देर रात का मामला। हालांकि 2 दिन पहले से मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब थी, जो कि सबने सामने देखा। उसके बाद से कल जो देर रात करीब 8:30 बजे मुख्तार अंसारी की अचानक फिर से तबीयत खराब होती है, उन्हें खून की उल्टी होती है, जिसके बाद से उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज लाया जाता है। जिसके बाद से देर रात करीब 12 साढ़े 12 बजे डॉक्टरों की टीम ने जो है मृत घोषित कर दिया। हालांकि उसके बाद से सियासत जो अगर बात की जाए तो कल देर रात से सियासत गर्म हो गई थी। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया, इन संवेदना व्यक्त की। वहीं आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने तमाम जो है गंभीर आरोप लगाए। उसके बाद से लगातार जो आज सुबह से जो है ट्वीट वॉर शुरू हो गया है। हालांकि अगर आपको बात करें तो मुख्तार अंसारी वही मुख्तार अंसारी है जिसको 65 से अधिक मुकदमे हैं, जिसको आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट जैसे तमाम ऐसे बड़े बड़े मामले हैं, जिसको लेकर 65 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं अगर बात करें ट्वीट की आप बात करते हैं तो जो कृष्णानंद राय की हत्या का मामला था, उनके बेटे ने भी ट्वीट किया। उन्होंने ये साफ कहा, क्या कहते हैं कि मेरा जो न्याय है वो भगवान ने किया। तो कहीं ना कहीं तमाम ट्वीट वॉर चल रहा है। अगर बात करें मायावती की, तो बसपा से विधायक रहे हैं, 6 बार विधायक रहे हैं मुख्तार अंसारी, तो उन्होंने भी ट्वीट किया और परिवार को इस घड़ी के लिए जो है संवेदना व्यक्त की। हालांकि अगर मुख्तार अंसारी की बात करें तो लंबे समय से उत्तर प्रदेश में जो है एक बड़ा नाम था। अगर बात करें, अगर उनके समाज की बात करें तो उन्हें भले रॉबिन हुड मानते हो, लेकिन एक गैंगस्टर, एक माफिया भी थे मुख्तार अंसारी। लेकिन लगातार अगर जो बात की जा रही है, जो मौका सामने दिख रहा है, देर रात ही फोर्स लगा दी गई, उत्तर प्रदेश धारा 144 है, अलर्ट जारी है। अगर बात करें मऊ की, गाजीपुर की, तो तमाम क्षेत्रों में भारी पुलिस बल लगाया गया। हालांकि अभी उनके जो छोटे बेटे हैं अब्बास, वो उमर जो है वो पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हैं, इस वक्त पोस्टमार्टम चल रहा है, वहां से उसको फिर आगे मऊ ले जाया जाएगा। जी अभिषेक, सवाल उठाना लाजमी है, ठीक है, मैं समझता हूं कि राजनीति में सबकी अपनी अपनी एक परिपाटी होती है जिसको सभी को निभाना होता है। लेकिन मुख्तार अंसारी के मामले पर हो या अतीक अहमद के मामले पर हो, सवाल कहीं ना कहीं सरकार पर सीधे तौर पर खड़े हो जाते हैं। तो आखिर विपक्ष को ऐसी क्या मजा आता है, या यूं कह लें ऐसा क्या मिल जाता है कि वो उस खेमे में जाकर खड़ा हो जाता है जहां जनता नकार देती है? आप एक माफिया के फेवर में आकर खड़े हो जाते हैं, ऐसी क्या आपकी मजबूरी है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में, बात करें समाजवादी पार्टी की राजनीति की चल रही है, वो एक तरफा राजनीति की तरफ चल रही है। उसका कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल है। लगातार इस तरह के जो मामले सामने आते हैं, अगर अतीक अहमद की बात की जाए, इसके पहले अतीक अहमद की मौत हुई थी, उस मामले में भी यही चीज देखने को सामने आई थी कि तमाम, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो लगातार जो है वो उसमें संवेदना व्यक्त कर रहा था। फिर अगर देखिए मेडिकल कारणों से हुआ है, जिसका मामला मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है। ये रोजे के नमाज में थे, रोजे से थे, उसके बाद से जो इन्होंने रोजा खोला उसके बाद से इनकी तबीयत बिगड़ी, उससे इनकी मौत। लेकिन अगर बात की जाती है कि आखिर मुख्तार अंसारी कौन था, तो अगर ये बात सामने रखी जाती है तो विधायक के साथ साथ माफिया डॉन भी था, एक बहुत बड़ा नाम था जो उत्तर प्रदेश में जो जिसकी माफिया गिरदी, कृष्णानंद राय हत्या की बात कर लीजिए, चाहे मऊ की बात कर लीजिए, तो ये एक बहुत बड़ा माफिया था जिसकी मौत हुई। जी बिल्कुल अभिषेक, 92 से ज्यादा आपराधिक मामले इसके पूरे परिवार पर और खुद इस पर भी 65 मामले दर्ज थे। और अब अगर राजनेता सपोर्ट में आते हैं तो वाकई उन पर भी सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी बांदा से भी इस समय लाइव जुड़े हुए हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मेरे साथ गुल मोहम्मद बने हुए हैं। गुल मोहम्मद, वहां आज पोस्टमार्टम की तैयारी हो रही है और कहा जा रहा है कि उनका पोस्टमार्टम शुरू हो गया। उनके बेटा भी इस समय पोस्टमार्टम हाउस में ही मौजूद है बांदा के। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अभी तक पोस्टमार्टम की तैयारियां कर रही थी, उसी कड़ी में अब मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी यहाँ पर आ गया है और उसकी निगरानी में, और नया तहसीलदार की निगरानी में, एसडीएम की निगरानी में यहाँ पर उसका पंचायतनामा भरा जा रहा है। पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद कुछ देर बाद पोस्टमार्टम के लिए अंदर भेज दिया जाएगा और डॉक्टर पैनल की निगरानी पोस्टमार्टम की शुरुआत हो जाएगी। देखने वाली बात यह होगी कुछ देर बाद की कि मुख्तार अंसारी के का जो सम्राट था, जो अपराध का सम्राट था, वो अंत हो चुका है कल रात में। अब उसके बाद उसके बेटे ने जिस तरीके से रात में आया और रात में अगली बार अपने पिता को देखा, और उसके बाद अब पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कर रहा है। उसके अंदर की बात की जाए तो लगभग रात से अब तक कहाँ था मुख्तार का बेटा और अभी आया है, ये सारी चीजें अंदर की जानकारी नहीं मिल पाई है। मगर यहाँ पर बात की जाए तो उमर अंसारी लगातार जब से आया हुआ है तो डॉक्टर के साथ कर रहा है, तो वहीं पर कभी
तो पुलिस के आला अधिकारियों के पास, तो कभी जिला प्रशासन के पास आपके लेकर हर तरीके से पंचायत सामक की कार्रवाई पूरी करने की बात हो या डॉक्टर पैनल से बात करने की बात हो, लगातार सबसे बात करके कार्रवाई में लगा हुआ है। गुल, एक जो जानकारी वहां से निकलकर सामने आ रही थी कि परिवार को शव नहीं सौंपा जाएगा, बल्कि सौंपने की जगह सुपुर्द खाक के लिए उन्हें सीधा गाजीपुर के कब्रिस्तान पहुंचाया जाएगा। जी, जिस तरीके से ये बात सामने आई थी, इससे ये लगा था कि हाँ हो मुख्तार के सुपुर्द खाक के लिए डायरेक्ट ले जाया जाएगा, मगर अभी थोड़ी जो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कि गाजीपुर के उनके आवास, पैतृक आवास के लेके जाया जाएगा, तो वहां से उसका जो गुस्ल होता है उसका नहलाया जाता है, उसका अंतिम संस्कार की तैयारी जो की जाती है वो किया जाएगा। उसके बाद वहां से सीधे वहीं के पास मोहम्मदाबाद, गाजीपुर के मोहम्मदाबाद स्थित एक कब्रिस्तान पे वहां पर उसका अभिषेक किया जाएगा और उसका बेटा अब्बास अंसारी भी वहां पर पहुंचेगा। ठीक है, अभिषेक भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, जो राजनीति अपनी तरफ है, लेकिन एक नाजीर तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आ ही गई कि जो भी अपराधी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, और लगातार ये विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि बदले की कार्रवाई है, जो भी जाता है जेल में वो बच नहीं पाता। और मुख्तार अंसारी भी इसीलिए बार बार कहता रहा है कि मुझे इस जेल से हटा दीजिए, बांदा से शिफ्ट कर दीजिए। सरकार की बात करते तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर रखा है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी माफिया की दाल नहीं गलने वाली है। लगातार उन पर कार्रवाई हो रही है, चाहे आप देखिए बुलडोजर की कार्रवाई हो, चाहे आतिक अहमद की बात हो, चाहे जितने बड़े से बड़े माफिया थे वो बैकफुट हो चुके हैं या तो मार गिराए गए हैं। अगर छोटे से लेकर बड़े अपराधियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है जीरो टॉलरेंस, किसी तरह की कोई छूट नहीं है। उसी क्रम में हालांकि मुख्तार अंसारी की बात की जाए तो मुख्तार अंसारी की जेल में मृत्यु हुई है और तबीयत खराब होने के नाते हुई है, तो इसमें सरकार पे कोई आरोप बनता तो नहीं है, लेकिन विपक्ष को बहाना चाहिए होता है कि वो सरकार पर आरोप लगाए। हालांकि इसकी न्यायिक जांच भी होगी, जैसा कि सामने आ रही बातें, तो उसको वो जांच का विषय होगा, क्या कुछ निकल के तथ्य सामने आता है। हालांकि अगर डीआईजी जेल की बात करें, एहसन साबत की बात करें, उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया है कि रात में उनकी तबीयत खराब हुई 8 साढ़े 8 बजे, क्योंकि वो रोजे से थे, उसके बाद से उन्हें खून की उल्टियां हुई, जिसके बाद से उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज। ठीक है, विपक्ष को हथियार मिल गया, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की आदत है और वो हमेशा उन्हीं के खिलाफ खड़ा कर देती है। आप दोनों बने रहिए, जरा सुनवाते हैं कि भाई सिबकतुल्लाह अंसारी का आरोप है कि 18 मार्च से मुख्तार की तबीयत खराब थी, बार बार कहने के बावजूद नहीं इलाज दिया गया बेहतर, मुख्तार को इलाज ही नहीं दिया गया। सिबकतुल्लाह का अंसारी का ये बयान है, जरा सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने इस बयान में कहा। माध्यम से भाई न्यूज़ों में देखने को मिला, रात प्रशासन ने तो कोई सूचना नहीं दी। तो क्या पहले से बीमार थे? 18 मार्च से उनकी काफ़ी तबीयत खराब चल रही थी, बार बार कहने के बावजूद कोई इलाज नहीं दिया जा रहा था। 25/26 की रात में तो काफ़ी तकलीफ हुई, तो उनको चंद घंटों के लिए मेडिकल कॉलेज लाए, फॉर्मेलिटी करके स्टेबल है कह के वापस कर दिया। तो प्रॉपर इलाज मिल रहा था या कोई इलाज नहीं? आशंका भी व्यक्त की जा रही थी कि वो तो महीनों पहले बात कही गई थी, लिख के दी गई थी माननीय उच्च न्यायालय को भी, सर्वोच्च न्यायालय को भी, लेकिन कोई उस पर मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है, तो वहीं यूपी के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह ने कहा है कि राज्य में कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, खासकर गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर और वाराणसी जैसे इलाकों में पुलिस सड़कों पर गश्त करती भी नजर आई है, तो लोगों को शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने के लिए भी कहा जा रहा है। के बाद तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है, खासकर उन इलाकों में जैसे गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बनारस, इन सभी इलाकों में सघन पेट्रोलिंग की जा रही है और पुलिस की टुकड़ियां सभी जगह पर लोगों को बता रही हैं कि किस प्रकार शांति व्यवस्था को मेंटेन करना है और अफवाहें न फैलने देना है। मुझे याद है कि जब मैं डीजीपी था तब भी इस तरह की अफवाहें फैलती थी कि उसको मार दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है या उसे जहर दिया जा सकता है।
पंजाब पुलिस की कस्टडी में जब पंजाब की जेल में वो मुख्तार अंसारी बंद था, तब भी उसने कई बार ऐसे एप्लीकेशंस मेडिकल ग्राउंड्स पे दिए हैं ताकि उसे उत्तर प्रदेश के कोर्ट्स में नहीं आना पड़े। यानी वो मेडिकली पहले भी बीमार रहा है और उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार का आरोप लगाना कि उसे जहर दे दिया गया है या उसे मार दिया गया है, मैं समझता हूँ कि ये सर्वथा निर्मूल है और इसे खंडन किया जाना चाहिए। अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई नहीं है। पोस्टमार्टम किए जाने के बाद जब पैनल ऑफ डॉक्टर्स उसका पोस्टमार्टम करेंगे तब स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी और लोगों को चाहिए कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और पुलिस प्रशासन को और जिला प्रशासन को पूरी मदद करें। तो मेरे सहयोगी मेरे साथ अभिषेक मणि त्रिपाठी बने हुए हैं। अभिषेक, कल जैसे ही मौत की खबर सामने आई, उच्च स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री ने तलब कर ली थी, देर रात बैठक भी हुई कानून व्यवस्था को लेकर और साफ तौर पर विपक्ष और किसी भी तरीके के दंगा फैलाने जैसी स्थितियों पर काबू पाने के लिए क्या कुछ इस बैठक के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश में करने की कोशिश में नजर आते हैं? जी बिल्कुल, देखिए देर रात जैसे इस मामले की जानकारी होती है 9-10 बजे के करीब मुख्यमंत्री तक इस बात की जानकारी पहुंची थी। उसके बाद से देर रात करीब 11 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ बैठक, डीजीपी थे, उसमें एडीजे एलओ थे, इस बात को साफ किया जाए था कि चुनावी समय आचार संहिता लगी हुई है, किसी तरह की कोई भी आपराधिक कोई चीजें न सामने आए, कोई दंगा न भड़के, कोई ऐसी चीजें ना हो। क्योंकि अगर इस बैठक का जो बड़ा मुद्दा था, क्योंकि आज शुक्रवार है, रोजा है, जुमे की नमाज है, दोपहर में तमाम जो है समुदाय के लोग इकट्ठा होंगे, इसको लेकर विशेष ध्यान देना था कि कहीं ऐसी कोई दंगे की बात सामने ना आए। ठीक है, बहुत क्विक रिएक्शन दीजिएगा। ठीक है, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। मेरे साथ अभिषेक भी बने हुए हैं लगातार। अभिषेक, लखनऊ में इसको लेकर के क्या कुछ तैयारी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज भी है, शुक्रवार का दिन भी है, और ऐसे में कानून व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं? धारा 144 लगाई गई है। जो मुख्य मुद्दे अगर लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ में भी जो है जहां नमाज पढ़े जाएंगे वहां पुलिस बल लगे रह जाएंगे, सुरक्षा की जाएगी, पीएसटी आरएएफ लगाया गया। लेकिन अति संवेदनशील इलाके की बात की जाए, गाजीपुर की बात की जाए, मऊ की बात की जाए, आजमगढ़ की बात की जाए, इलाहाबाद की बात की जाए, यहाँ पे खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे ज्यादा पुलिस बल लगाए गए हैं क्योंकि इन एरियाओं में ज्यादा देखने को इस तरह की घटना मिल सकती है, इसलिए वहां ज्यादा व्यवस्थाएं की गई। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार इस खबर पर नजर बनाए रहिएगा, हमारी भी नजर लगातार इस खबर पर बनी हुई है। दर्शकों को लगातार मुख्तार अंसारी से जुड़ी हर अपडेट दे रहे हैं, कैसे एक के बाद एक मामलों में मुख्तार अंसारी जेल के सलाखों के पीछे 2005 से ही 2 मामलों में उम्र कैद की सजा भी हुई है, जिसके बाद से लगातार जेल की सलाखों के पीछे। और एक वक्त ऐसा था जब सिक्का बोला करता था, और इन सब के बीच ये जरा ट्वीट पढ़ लेते हैं, रामगोपाल यादव का है। पूर्व विधायक मुख्यमंत्री अंसारी की जिन परिस्थितियों में मृत्यु हुई वो अत्यधिक चिंताजनक। उन्हें न्यायालय में अर्जी देकर पहले ही जहर के द्वारा अपनी हत्या की आशंका व्यक्त की थी। मौजूदा व्यवस्था में तो ना जेल में कोई सुरक्षित है, ना पुलिस कस्टडी में, और ना अपने घर में। यह आरोप भी लगा रहे हैं प्रशासनिक आतंक का माहौल, प्रशासनिक आतंक जैसे शब्दों का इस्तेमाल रामगोपाल यादव करते नजर आ गए हैं। माहौल पैदा करके लोगों को मुंह बंद रखने के विवश किया जा रहा है। क्या मुख्तार अंसारी द्वारा न्यायालय में दी गई अर्जी के आधार पर कोई न्यायिक जांच के आदेश यूपी सरकार करेगी सवालों के साथ? और इन सब के बीच प्रशासनिक आतंक। तो असदुद्दीन ओवैसी वे अपना बयान साफ तौर पर ट्विटर पर यानी एक्स पर पोस्ट करते हुए नजर आ रहे। अल्लाह से दुआ है कि वो मुख्तार अंसारी को मगफिरत फरमाएं, उनका खानदान और उनके चाहने वालों को सब्र ए जमील अदा करे। गाजीपुर की आवाम ने अपने चहीते बेटे और भाई को खो दिया है। देखिए, बेटे और भाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल। मुख्तार साहब ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया था कि उन्हें जहर दिया गया, बावजूद इसके सरकार ने उनके इलाज पर तवज्जो नहीं दी। निंदनीय और अफसोसजनक। शिवपाल सिंह यादव, समाजवादी पार्टी, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का निधन दुखद। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। शोक संतप्त परिजनों को इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। तो साफ तौर पर एक के बाद एक बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। तो वहीं एक बड़ी खबर भी इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल गेट्स से ऑनलाइन पेमेंट और एआई टेक्नोलॉजी को लेकर के बातचीत की है। जरा क्या कुछ इस मौके पर हुआ आपको सुनवाते हैं और दिखाते हैं तस्वीरें।
मैं बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला रहा हूँ और मैं माइंडसेट बदलना चाहता हूँ। In one of the themes I think India brings to technology is that it should be available for everyone, actually lifting up those who need it the most. जब मैं दुनिया में डिजिटल डिवाइड की बात सुनता था, मैं कहता मेरे देश में ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा कि डिजिटल डिवाइड हो। और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये अपने आप में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। आज मेरे यहाँ गांवों तक मैं ये डिजिटल फैसिलिटी पहुंचाना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा टारगेट ग्रुप है। महिलाएं तुरंत नई चीजों को स्वीकार करती है, ये मेरा अनुभव मेरे देश में। उनके अनुकूल कौन सी चीजें मैं टेक्नोलॉजी में ले जाऊं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिल गेट्स के साथ यानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक शुमार बिल गेट्स के साथ वार्तालाप हुआ है। एआई से लेकर डिजिटल पेमेंट पर इस मौके पर चर्चा करते नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल के लिए बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज़।